नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों के बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। कटरा वीडियो से अपराधियों ने पत्र भेजकर मांगा 10 लाख रुपए की रंगदारी, पत्र के साथ भेजा खोखा भी। साहेबगंज थाना की पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर अपराध की योजना बना रहे एक अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और जन औषधि की दुकान दिलवाने के नाम पर एक व्यक्ति से 3 लाख की हुई ठगी, मामला साइबर थाने में दर्ज। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कटरा वीडियो से अपराधियों ने पत्र भेजकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, जिसके बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जिले के कटरा प्रखंड के वीडियो शशि प्रकाश से अपराधियों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। डाक से पत्र भेजकर रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी वाले पत्र का बंद लिफाफे से बंदूक की लाल रंग गोली का खोखा मिला है। पत्र और गोली को वीडियो ने कटरा थानेदार को सौंप दिया है। मामले में डीएसपी पूर्वी शहरियार अख्तर के नेतृत्व में पुलिस टीम जांच कर रही है। रंगदारी वाला पत्र किस पोस्ट ऑफिस से भेजा गया, सीसीटीवी और संबंधित कर्मियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी इसे असामाजिक तत्व की करतूत मान रही है। हाल ही में कई घटनाओं के कारण वीडियो डरे हुए हैं। अत्रधा में जल संसाधन विभाग की एसडीओ महिमा कुमारी की उनके निजी आवास में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले कटरा सब रजिस्ट्रार से भी 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी का पत्र मिलने के बाद प्रखंड कार्यालय में वीडियो शशि प्रकाश अधिक देर तक समय नहीं दे पा रहे हैं। उनका पूरा परिवार दहशत में है। कटरा पहले से ही नक्सली इलाका रहा है। वीडियो को रंगदारी के लिए भेजा गया पत्र कंप्यूटर टाइपिंग है, जिसमें अपराधियों ने लिखा है, प्रखंड विकास पदाधिकारी कटरा शशि प्रकाश, तुम जब से कटरा में आया है तुम्हारा कमीशन बहुत बढ़ गया है। प्रखंड का सारा भुगतान पेंडिंग है, कोई काम नहीं हो रहा है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा सरकार गया, तुमको 10 लाख रंगदारी देना है, वरना जान जा सकती है। समझ से काम लेना होगा। थाना पुलिस के चक्कर में मत जाना, वरना अंजाम खुदा जाने। पैक भेज रहा हूँ, समझ जाना, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। कटरा वीडियो ने एक मामला दर्ज कराया सर, क्या कुछ पूरा मामला? उनको एक पेपर के माध्यम से जो है, डाक के माध्यम से एक मिला, उसमें मतलब था कि पैसे रंगदारी की बात लिखी हुई थी और उनको धमकी दिया गया था और उसमें एक खोखा वगैरह भी था। तो मुझे लगता है ये कोई किसी के द्वारा मिसचीफ किया गया है। अगर कोई भी होगा तो अपना फ़ोन करेगा या कुछ उस तरह से धमकाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कोई रंगदारी कोई गंभीर मामला है। ये किसी का मिसचीफ है, कुछ बात होगी जो है, इसी के तहत जो है उनको परेशान करने की नीयत से इस तरह का पत्र उन्हें भेजा गया है। 10 लाख की डिमांड की जा रही है। वो मतलब मिसचीफ लगता है किसी का, वैसा कुछ प्रेशर में तो नहीं है। बात हुई थी, मेरी बात हुई थी, तो वैसा कोई बात नहीं है। मैंने उन्हें बताया भी था, तो प्राथमिकी दर्ज कराया, हम लोग उसको जांच कर रहे हैं जो है। साहेबगंज थाना की पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर अपराध की योजना बना रहे एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज में पुलिस की सजगता से लूट की एक बड़ी घटना को पुलिस ने विफल कर दिया। इस दौरान लूट की योजना बना रहे एक कुख्यात अपराधी पिंटू यादव को पुलिस ने राजेपुर से हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी सरिया एसडीपीओ कुमार चंदन ने दी है। कुख्यात अपराधी पिंटू यादव की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए एसडीपीओ सरैया ने बताया कि कुख्यात अपराधी पिंटू यादव पर मुजफ्फरपुर जिले में लूट के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं, जबकि इसके ऊपर असम में भी लूट और छिनताई के कई मामले दर्ज हैं। अभी हाल ही में सरैया में हुई ज्वेलरी दुकान और कर्जा में एक सीएसपी केंद्र में हुई लूट की घटना में भी ये अपराधी शामिल रहा था, जहां केंद्र में सीसीटीवी फुटेज में हथियार लहरा रहे 6 युवकों की तस्वीर कैद हुई थी। एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि पुलिस को साहेबगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर में कुछ अपराधियों के मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद सरिया और साहेबगंज पुलिस की टीम को अलर्ट करते हुए मौके पर भेजा गया,
जहां पुलिस टीम को देखते हुए भागने की कोशिश कर रहे एक युवक को पुलिस की टीम ने मौके पर धर दबोच लिया, जिसकी पहचान कुख्यात अपराधी पिंटू यादव के रूप में हुई, जिसकी तलाशी के क्रम में उसके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया है। फिलहाल मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम पकड़े गए कुख्यात अपराधी पिंटू यादव से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार अपराधी पर मुजफ्फरपुर जिले में 2 महीने के अंदर लूट की 3 बड़ी वारदातों को अंजाम देने में शामिल होने की पुष्टि हुई है, जहां भी हाल ही में मुजफ्फरपुर के कर्जा में हुए एक सीएसपी केंद्र के लूट में भी इस अपराधी की संलिप्तता की पुष्टि हुई है। साहेबगंज थाना अंतर्गत कल गश्ती के क्रम में एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें एक सूचना मिली थी कि एक बड़े अपराधी पिंटू यादव पिता रविंदर राय, जो बल्ती साहेबगंज के रहने वाले हैं, जिन्होंने पूर्व में 5-6 कांडों में जो वांटेड थे और पूर्व में जैसे कर्जा में 30 तारीख को जो एक सीएसपी का लूट हुआ था और आगे जा करके गैस गोदाम गाड़ी को लूट किया गया था। उसके बाद सरैया में एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारा गया था। मोतीपुर में अपराध की योजना बनाते हुए कुछ साथी उनके पकड़ाए थे और फिर फरार होने में कामयाब हो गए थे। और सदर थाना अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना की गई थी। तो इनके और भी गिरोह साथी जो गिरोह के थे, करीब 12 लोगों को पूर्व में जेल भेजा गया है विभिन्न कांडों के तहत। और अभी एक कल शाम को बल्थी चौक पर साहेबगंज के अंदर एक हथियार, देसी कट्टा और 3 कारतूस और एक मोबाइल के साथ पकड़े गए, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कितने मामले इन पर दर्ज है सर? अभी तक कुल 5 मामले में फिरार थे और ऐसे सूचना मिला है कि असम में भी चोरी के कांडों में फिरार है वहाँ से, और भी इनके कांडों का पता किया जा रहा है। बड़ा गिरोह है सर ये? हाँ, इनका 10-12 लोगों को हम लोग पहले भी भेज चुके हैं, 12 लोगों को, और ये 13वां है और इन्हीं का गिरोह था। ये गिरोह के मुख्य सरगना थे। लूटपाट और चोरी करते थे? हाँ, लूटपाट में संलिप्त पाए गए हैं। जितने भी अभी इन पे कांड मुजफ्फरपुर जिला में है, ये सभी लूट के कांड हैं और या हथियार के साथ इनके और भी साथी बरामद हुए थे। क्या लगता है लोग टारगेट किलिंग करते थे? टारगेट किलिंग अभी तक ये सीएसपी लूट गिरोह था जो कि पकड़ा गया। साहिबगंज में रविवार को होने वाले लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के जनसभा में शामिल होने के लिए लोजपा नेत्री विनीता विजय ने लोगों से अपील की। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल अब बज चुका है। कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। सियासी रण में फतह हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल जोरों से तैयारी में जुटी हुई है। बिहार में एक तरफ जहां एनडीए ने महारैली कर लोगों को जुटाने का प्रयास किया है, तो वहीं महागठबंधन के द्वारा भी वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए एक बड़ी जनविश्वास रैली की गई है। ऐसे में अब एलजेपी चिराग गुट खुद को जनता के बीच रखने के लिए आगामी 10 मार्च को वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहेबगंज हाई स्कूल के मैदान में आशीर्वाद महासभा रैली का आयोजन करने जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए लोजपा रामविलास की वरिष्ठ नेत्री विनीता विजय ने कहा कि ये रैली ऐतिहासिक होगी। विनीता विजय ने उत्तर बिहार की जनता से रैली में आने की अपील की और चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करने का आह्वान किया। विनीता विजय ने कहा कि बिहार की जनता चिराग पासवान की दीवानी है और चिराग की बातों पर भरोसा भी करती है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो सिर्फ लोजपा रामविलास पार्टी की एक कार्यकर्ता हैं। उनको पार्टी से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करेंगी। लोजपा के राष्ट्रीय सचिव कृष्ण सिंह ने कहा कि हाजीपुर और वैशाली से लोजपा रामविलास का चुनाव लड़ना तय है। बाकी सीट की भी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। 10 मार्च को होने वाली आशीर्वाद महासभा रैली में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। ऐसे में इस रैली को सफल बनाने के लिए लोजपा रामविलास नेत्री विनीता विजय ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 10 तारीख को साहेबगंज में हरि सिंह उच्चतर विद्यालय के प्रांगण में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की जनसभा आयोजित की गई है। वैसे तो पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस जनसभा के बारे में और इसको सफल बनाने के लिए अपना हर प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं यह अपील कर रही हूं ताकि यह अपील ज़िले के कोने कोने तक जाए कि अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग 10 तारीख को
11:30 बजे हरि सिंह विद्यालय के प्रांगण में आएं और लोक जनशक्ति पार्टी की सभा में अधिक से अधिक संख्या में आएं और एक मजबूत पार्टी, एक युवा नेता को और मजबूती दें। मैंने भी अपने स्तर से साहेबगंज में, कांटी में, मड़वन में, पारू और सरैया में भ्रमण किया है, लोगों से अपील किया है, मीटिंग की है और अब आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू यह अपील आम जनता से कर रही हूँ कि वह सभी आएं और अपने चहेते नेता का भाषण सुनें। हरि सिंह उच्चतर विद्यालय साहेबगंज। भीड़ की संख्या अपार होगी, बहुत बड़ी भीड़ होगी, क्योंकि श्री चिराग पासवान जी की लोकप्रियता बहुत है। उनको सुनने के लिए युवा आते हैं, उनको सुनने के लिए समाज के हर वर्ग के लोग आते हैं और हमारी यह उम्मीद है कि वहाँ पर 1 इंच भी जगह ऐसा नहीं बचेगा जो खाली दिखेगा। वैशाली में लगातार चिराग पासवान की सभाएं हो रही है, इसकी पीछे वजह क्या है? वैशाली पिछले 10 सालों से एलजेपी के वहाँ से सांसद रहे हैं और वहाँ पर संगठन मजबूत है। उनके सांसद रहे 10 साल से और हम उम्मीद करते हैं, हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता, कि इस बार भी वैशाली में लोजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। आप लोग आए, आप लोगों को धन्यवाद। 10 तारीख का पहले हम लोग जो है 10 तारीख वाला में लगे हुए हैं। मेरा एक कार्यकर्ता पूरे जिले का, पूरे वैशाली का लगा हुआ है। पहले तो हम इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से जन जन तक हम इसको पहुंचाएं। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि पहले हम नीतीश जी को पहले जो है हम ये कर रहे थे और लालू परिवार को कर रहे थे। हमारा ही एक नेता है कि किसी को कोई अपशब्द कभी नहीं सुनेंगे। हम कामों के चलते किसी का हम विरोध कर सकते हैं, काम का जैसे उनका नीति का विरोध कर सकते हैं। हम किसी को गाली देने का काम न मेरा नेता किया है, न करता है और नहीं कर सकता, करेंगे। कल उम्मीदवार के नाम की घोषणा की भी चर्चा है, तो पार्टी की तरफ से कल क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, हम लोग राष्ट्रीय कमेटी में हैं। हम लोग सब कुछ हम लोग तय कर करके उनको हम लोग करते हैं। तो एनडीए में आपको कितना सीट मिल रहा है? हमारा डिमांड वही था जो 6 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 7 हमारा डिमांड। सहमति बन गई? सहमति तो अभी कहाँ किसी का घोषणा नहीं हुआ, इसलिए हम मानते हैं कि हमारी भी सहमति है। तो चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात किया? अभी तो दौर चल रहा है, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, अब तो चलेगा ही। अभी तो जो 6 की दावेदारी में वैशाली कंफर्म है ना आपका? सिमना कलर्स एकेडमी का इनॉग्रेशन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सिमना होटल के साथ कलर्स एकेडमी कोलैबोरेशन कर चुकी है और अब सिमना कलर एकेडमी के रूप में इसका विस्तार किया गया, जिसको लेकर इनॉग्रेशन का आयोजन किया गया है। सिमना कलर एकेडमी पिछले 20 वर्षों से काम कर रही है और कई क्षेत्रों में बड़े बड़े कलाकार भी दे चुकी है। जिले में भी यह एकेडमी परचम लहराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इनॉग्रेशन के साथ होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी, विधायक केदार गुप्ता समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। आज गोल्ड जिम जहाँ पे है, गोल्ड जिम बिल्डिंग्स में, वहाँ में एक सिमना कलर्स करके उसका उद्घाटन किया जा रहा है। और इसका मकसद यही था कि जिस तरह मुजफ्फरपुर में लोग सेहत के लिए गोल्ड जिम आया करते थे, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे, अपने घर पर छोड़ते थे, तो यहाँ आकर सेम बिल्डिंग्स में, सेम जगह पे वो अपने बच्चों को भी लाकर कल्चर्स में, मतलब डांसिंग, सिंगिंग, जिसमें भी उनके बच्चे इंटरेस्टेड हैं, उस तरह का कोर्सेस वहाँ उनके बच्चे सीखेंगे और तब तक माँ और बाप जो है अपना फिटनेस पे जिम करते रहेंगे। इसलिए एक बिल्डिंग में इस कलर्स एकेडमीज को जगह दी गई। अब सिमना कलर्स के नाम से ये जाना जाएगा और शहर में जो भी बच्चे के अंदर में होनहार मतलब नहीं था, एक अच्छे एनवायरनमेंट और सबसे बड़े कोविड के बाद जिस तरह देखा गया कि हाइजीन पर ध्यान दिया जाए, उसके लिए रखा गया कि भाई ये जगह बहुत अच्छी होगी। और वो जगह बहुत देर खाली रहती, मेरे पास खाली जगह थी, मैंने वो जगह दिया कि इस जगह पे आप यूज़ करिए। और यहाँ शहर के बच्चे के अंदर में टैलेंट की ज़रूरत है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला यहाँ के बच्चे को और यहाँ से बच्चे निकलेंगे अच्छे। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं
हमारे सिमना कलर्स एकेडमी के इनॉग्रेशन के अवसर पर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे शहरवासी जानते हैं, हमारे प्रदेश में सभी लोग जानते हैं कि कलर्स एकेडमी पिछले 18 वर्षों से कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करते आ रही है और आज तक हम लोगों ने एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट दिए हैं इंडस्ट्री को, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, बेहतरीन नगीने दिए हैं। आज सभी, चाहे सिंगर हो, एक्टर हो, डांसर हो, इवन की जानने वाले को पता है कि सरोज खान के यहाँ भी आज हमारे स्टूडेंट जो है ट्रेनर के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा समस्या ये होता था कि जब भी हम लोग अपने सफ़र को आगे बढ़ाते थे तो उस क्रम में रेंट एक बहुत बड़ा इशू आता था, बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि आप अच्छे कार्य को करने के लिए माहौल अच्छा चाहिए और अच्छे माहौल के लिए ऑब्वियस है रेंट भी अच्छा देना पड़ता है। तो इसी बीच में हम लोग कई सालों से इस पर विचार विमर्श कर रहे थे हमारे सिमना ग्रुप के ऑनर जुनैद खान जी के साथ, और उनका भी काफ़ी रुचि रहता था आर्ट एंड कल्चर की तरफ, लेकिन कभी मसला जुड़ नहीं पाता था। फाइनली इस बार ये मसला जुड़ गया और हम लोग एक चैरिटेबल स्ट्रेटजी के तहत सिमना ग्रुप से ये सपोर्ट लिया है कि कलर्स एकेडमी। साहिबगंज प्रखंड में 10 मार्च को होने वाले लोकसभा सुप्रीमो चिराग पासवान के जन आशीर्वाद महासभा को लेकर लोजपा उपाध्यक्ष संजय सिंह ने बैठक की। 10 मार्च रविवार को साहिबगंज प्रखंड के रामपुर हाई स्कूल के मैदान में लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान जन आशीर्वाद महासभा करेंगे। इसकी तैयारी जन भागीदारी को लेकर जिला लोजपा ने शनिवार को बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि जन आशीर्वाद महासभा में वैशाली की जनता से चिराग पासवान सीधा संवाद करेंगे, जिसमें वो बिहारी फर्स्ट विजन से जनता को अवगत कराएंगे। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी वैशाली की जनता से साझा करेंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का औचित्य यही है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी कल साहेबगंज विधानसभा अंतर्गत रामपुर हाई स्कूल, जिसको कि उच्च विद्यालय भी कहा जाता है, कल दिन रविवार समय 11:30 बजे कल उनका कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। उस कार्यक्रम में वो आ रहे हैं और आकर अपने विचारों से वैशाली लोकसभा की जनता को बताने का काम करेंगे कि हमारे पार्टी का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, पार्टी जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का क्या विजन है, उस विजन में पार्टी क्या सोच रखती है, हमारे नेता क्या सोच रखते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, उसको वो विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। और उसमें पार्टी के जितने भी मतलब आने वाले समय में जो पार्टी का निर्णय होगा, आने वाले समय में पार्टी क्या करना चाहती है, उस सारी बातों पर कल विचार होगी और सारे आप लोगों के सामने समक्ष रखेंगे। आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उस दिन वैशाली से कौन लड़ेगा इसका भी फैसला होने वाला है। देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर निश्चित रूप से है और हम तो पहले भी कहे थे ना कि हम बहुत सारे संभावित उम्मीदवार हैं और उस संभावित उम्मीदवार में एक उम्मीदवार मैं भी हूँ। तो निश्चित रूप से पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, सिपाही होने के नाते मेरी भी इच्छा है और मेरी भी प्रबल दावेदारी रहेगी कि मैं भी यहाँ से चुनाव लड़ूँ। बाद बाकी इसका निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, हमारी पार्टी करेगी कि किनको लड़ाना है। अच्छा, इधर के दिनों में आप काफी वैशाली में एक्टिव देखे जा रहे हैं और आपके नाम की चर्चा भी हो रही है, तो क्या कल ऐसा भी हो सकता है कि कल स्टेज से आपके नाम की घोषणा हो? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो है ना, खासकर एक एक चीज को बहुत ही मानुकली देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या आप प्रेस बंधु में से बहुत सारे वैसे साथी होंगे कि जिनका अगर आप पूछेंगे कि आज से 6 महीना पहले हमने क्या डाला था, तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी बता सकते हैं। तो वो बहुत ही मानुकली देखते हैं। उसी प्रकार से वो इस कार्यक्रम को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से देख रहे हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र के सभागार में शहीदों की वीरांगनाओं और आश्रितों के लिए भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र मुजफ्फरपुर के सभागार में शहीदों के वीरांगनाओं और आश्रितों के लिए भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 50 वीर नारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। क्षेत्रीय कावा केंद्र सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष सुशीला द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी वीर नारियों को संबोधित किया गया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान
उपस्थित वीर नारियों के परिवार की स्थिति, स्वास्थ्य एवं उनकी परेशानियों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। सभी वीर नारियों को भरोसा दिलाया कि कोई भी समस्या होने पर वह तुरंत इस ग्रुप केंद्र से संपर्क करे, चाहे वो इस ग्रुप केंद्र के आसपास रहें अथवा किसी सुदूर क्षेत्र में रहें। सीआरपीएफ उनकी हर संभव सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेगा। देश की रक्षा करने के दौरान अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले शहीद जवानों के परिवारों के साथ सीआरपीएफ का साथ आजीवन बना रहेगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वीर नारियों को अंग वस्त्र एवं इंडक्शन स्टोव व मिक्सर ग्राइंडर देकर सम्मानित किया गया। देखिए, आज तो कुल यहाँ करीब 104 वीर नारी और उनके आश्रित आए हुए हैं, जिसमें से आज जो है 50 वीर नारियाँ थी, सभी को सम्मानित किया गया। क्या क्या उनको सम्मान स्वरूप दिया गया? देखिए, तो जैसा मैं पहले बताया, तो जस्ट सूचक है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। तो जो सम्मान दिया गया बहुत तो वैल्यू नहीं कैरी करता, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं तो उनको एक अंग वस्त्र, एक इंडक्शन चूल्हा और एक मिक्सर ग्राइंडर से जो है सम्मानित किया गया है। जैसा कि सर देश के लिए अपना अहम योगदान देने वाले इन वीर सपूतों को मतलब एक प्रकार से उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए इस तरह से किया गया है, तो कितना ये सब चीज़ें कारगर है? देखिए, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और मैं जानता हूँ या मैं सोचता हूँ कि जब तक हम लोग इनसे जुड़े रहेंगे ये 100% कारगर स्टेप है और उनमें एक विश्वास पैदा होगा, हम में एक विश्वास पैदा होगा, हमें खुशी होगी कि हमारे परिवार के सदस्य अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आमरण हमसे जुड़े रहेंगे। वैसे तो हर शहीद दिवस के दिन हम लोग याद करते हैं, लेकिन इस बार हमारी वर्तमान डीजी मैडम का ये आग्रह था कि इस बार आप लोग अपने क्षेत्र के जितने से अधिक जितने लोग आ सकती हैं, जो ये शहीदों की फैमिली और उनकी पत्नियां हैं, वीर नारियां हैं, उनको बुलाया जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए। और एक गिफ्ट के रूप में एक इंडक्शन चूल्हा और मिक्सी दिया गया है। लगभग कितने परिवार होंगे? लगभग आज 50 आए होंगे। कहाँ के इसमें मोतिहारी, छपरा, आरा, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, समस्तीपुर। अच्छा, इन सभी परिवारों से जुड़ी कोई समस्या भी है जिनका निवारण को लेकर पहल हो रहा है? हम लोग कोशिश करेंगे, सुन रहे हैं, सुनेंगे इनको भी, और जितना जो पॉसिबल हो सकता है हम लोग जरूर करेंगे। जैसा कि आप सब शहर में स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी आई है और मार्च के अंत में कई काम पूरे भी हो जाएंगे। ये जानकारी जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दी। स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कार्यों में तेजी आई है। मार्च की अंतिम तारीख तक अधिकतर कार्य संपन्न हो जाएंगे। इसकी जानकारी शनिवार को जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने देते हुए बताया कि ट्रेनिंग में गए हुए थे, इसलिए कार्य कुछ धीमा हुआ है, लेकिन पहले की अपेक्षा सभी कार्यों में बहुत तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। नगर आयुक्त भी ट्रेनिंग से लौट आए हैं, तो अब सभी कार्य बहुत तीव्र गति से किया जाएगा। पेपर ब्लॉक लगना शुरू हो गया है। अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य भी तीव्र गति से किया जा रहा है। मास्टिक लेयर बिछना शुरू हुआ है। 31 मार्च तक सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे। कि इसमें जो है कई एजेंसीज काम कर रही हैं और अभी नगर आयुक्त ट्रेनिंग में गए हुए थे इंदौर, आज संभवतः आ गए हैं, तो अब उनके आने से जो है और तेजी आएगी। लेकिन आप लोग भी इस चीज़ को जरूर देख रहे होंगे कि बहुत सारी काम में जो है तेजी आई है। रेस्टोरेशन के खास करके काम में पेवर ब्लॉक लगना शुरू हो गया, अंडरग्राउंड केबलिंग शुरू हो गई, मास्टिक लेयर बिछना शुरू हो गया। जो रोड टूटे हुए थे उसमें भी जो है ऊपर का जो लेयर है ब्लैक टॉप करना वो शुरू हो गया है। कई जगह पे जो है मैनहोल बनना है और उसमें 5 दिन 6 दिन लगता है। तो पहले इन लोगों ने जो है कई जगह पर उस काम को छोड़ दिया था, तो वो भी पैरेलली हम लोग करा रहे हैं, जो करबला वाले रोड में, नहीं तो फिर बाद में उसको काटना पड़ता। तो ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इस माह के अंत तक जो पोर्शन हम लोगों का जहां पाइपलाइन डल गई है सीवरेज की,
उस सारे रोड को हम लोग रिस्टोर करा दें और आप लोगों को प्रगति इसमें जो है वो दिखेगी भी, और काम अभी होता हुआ दिख भी रहा है, चाहे वो रोड का चौड़ीकरण हो, उसके बाद पेवर ब्लॉक हो या अंडरग्राउंड केबलिंग हो। तो ये 31 मार्च तक जो है इस पूरे पोर्शन में जो मेरी प्रोसीडिंग में निकला है वो हम लोग सारा उसको इंश्योर करा देंगे। इसमें बिल्कुल जो है अच्छे से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए एक व्यक्ति से 3 लाख की ठगी की गई। मामला साइबर थाने में दर्ज हुई है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कुछ ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर जिले में इन दिनों लगातार देखा जा रहा है। लोगों की गलती का फायदा उठाकर साइबर अपराधी आराम से लोगों का रुपया ठग लिया करते हैं। शहर के जाने माने व्यक्ति से व्यापार के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का शिकार कुछ यूं हुए जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। पूरी घटना को बता दें कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत मेडिकल स्टोर का लाइसेंस दिलाने के नाम पर मुजफ्फरपुर के एक व्यक्ति को तकरीबन 3 लाख रुपए की ठगी का शिकार होना पड़ा। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा रोड राहुल नगर निवासी संजय कुमार सिंह ने नेशनल टीवी पर विज्ञापन देखकर जन औषधि के साइट पर अप्लाई कर दिया। थोड़ी देर के बाद उनके नंबर पर कॉल आया और सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा कराने को कहा गया। संजय सिंह ने 11 बार करके 2,93,950 रुपए जमा कर दिया। पैसा लेने के बाद ठग ने मोबाइल नंबर ही बंद कर लिया। इस ठगी की घटना के बाद संजय सिंह ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया। संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने कर्ज लेकर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए रुपए इकट्ठा किए थे, लेकिन साइबर शातिरों ने इस पर पानी फेर दिया। अरे घटना क्या हुआ कि 2-3 न्यूज चैनल पर चल रहा था। नेशनल न्यूज चैनल है, एबीपी है, टाइम्स नाउ नवभारत है और इंडिया टीवी है। इस पर देखे कि प्रधानमंत्री जन औषधि का ये दे रहा था कि आप इसको अगर खोलना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए, ये इस पर अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई होगा और आपको मिल जाएगा, तो अप्लाई कीजिए। तो उसी पर देख करके हम अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के 3 दिन बाद हमको उधर से कॉल आया, जिस पर ट्रू कॉलर में दिखा रहा था कि जन औषधि से कॉल आया है। तो वो बोला कि हम जन औषधि से बोल रहे हैं, सो आपका जो है अप्रूव्ड हो गया है, ठीक है। अब इसमें आप क्या कीजिए कि इसका जो भी शर्त है उसको आप पूरा कीजिए। जैसे मेडिसिन डिपार्टमेंट को पैसा जमा होगा, ट्रांसपोर्टिंग का पैसा जमा होगा, कौन चीज और फर्नीचर वगैरह का पैसा जमा होगा। गवर्नमेंट कंप्यूटर लैपटॉप सब देती है, उस सब पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। हम देख रहे थे कि जन औषधि से कॉल आ रहा है तो गलत तो नहीं होगा। हम उसमें जमा करते गए, उसके निर्देशानुसार हम उसमें जमा करते चले गए। 2,93,950 रुपया लगभग हमसे जमा ले लिया वो कर्ज लेकर। जहाँ तहाँ से नहीं था मेरे पास पैसा, जहाँ तहाँ से हम लेकर के व्यवस्था करके हम किसी से कर्ज लिया, पैसा उसको तुरंत भेजा, कर्ज लिया, पैसा उसको तुरंत भेजा, उसके अकाउंट में पैसा जमा होता गया। हम अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र किए हैं। लास्ट स्थिति में वो हमको बोला कि हम बोले कि नहीं, हम अकाउंट में नहीं भेज पाएंगे, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, सो आप कहिए तो हम दूसरे से हम पे फ़ोन से आपको भेजवा सकते हैं, पे फ़ोन पर। तब लास्ट में 38,000 रुपया उसको हम पे फ़ोन पर भेजे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला कि आपका 8 तारीख को सारा सेटअप आपका ये आ जाएगा, वहाँ हम लोग आ रहे हैं, सब विजिट करके सारा चीज़ कर देंगे। और उसके बाद 7 तारीख को सुबह में हम फ़ोन किए तो उसका मोबाइल बंद बताने लगा। टोल फ्री नंबर पर कॉल किए, उस पर भी जन औषधि लिखा हुआ आ रहा है, अभी भी 10 सेकंड चल रहा है, कट जा रहा है, 10 सेकंड चल रहा है, कट जा रहा है, लगातार करते रह गए। तब हमको डाउट हुआ कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो जिस पे फ़ोन पर हम भेजे थे पैसा, उसके नंबर पर उसको कॉल किया। उसके नंबर पर जब कॉल किया तो वो मोबाइल बोलता है कि आप जो भी बात करना है उनसे बात कीजिए, उनका मोबाइल अभी बंद है, खुल जाएगा। और उसके बाद कह के वो काट दिया। काट देने के बाद फिर दोबारा उसको कॉल करते रह गए, वो तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। कितना भी प्रयास किए लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ। तब हम साइबर थाना में कंप्लेन किए, पटना साइबर थाना में, पटना साइबर में ये किए। वहाँ से वो बोले कि पेपर जाके जमा कर दीजिए। थाना हालांकि नहीं लिया पेपर, हम ऐसे ही पेपर रख के वहाँ से चले आए हैं। पीएमओ में भी भेजे हम ईमेल पर, आरबीआई को भी ईमेल पर भेज दिए हैं। देखिए क्या होता है। ठगी हुआ आपके साथ? टोटल मेरे साथ ठगी हो गया 2,93,950 रुपये का, ठीक है। प्रधानमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम पर। हम तो प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं ये किए कि भाई प्रधानमंत्री का मैटर है, इतना गलत कैसे हो सकता है, और वो भी नेशनल न्यूज़ पर देख करके। नेशनल न्यूज़ पर ऐड देख करके हमने ये किया। प्रचार तो अभी भी चलता है नेशनल न्यूज़ पर, और उस पर किए और मेरे साथ ऐसा हो गया। बाद में हमको पता चला ये तो हम ठगा गए।
कितना बार करके पैसा दिए? हम तकरीबन उसको वो 11 बार में उसको हम पैसा दिए, उसका पूरा प्रूफ है हमारे पास, क्योंकि हम तो उसके अकाउंट में पैसा भेजे हैं ना। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का लेते, एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। जिलाधिकारी ने 16 प्रखंडों के लिए चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुजफ्फरपुर जिले के सभी 16 प्रखंडों के लिए शनिवार को जिला अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर चापाकल मरम्मती दल को रवाना किया। हर दल में 3 मिस्त्री, 1 खलासी को रखा गया है, जो प्रखंड के हर एक गांव में जाकर सार्वजनिक चापाकल के मरम्मती का कार्य करेंगे। मौके पर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि हर वर्ष ग्रीष्मकाल में PHD के तरफ से चापाकल मरम्मती दल को रवाना किया जाता है। इस वर्ष हम लोगों ने समय से
पूर्व ही चापाकल मरम्मती दल को रवाना किया है, क्योंकि अभी से ही बहुत सारे जगह पर चापाकल के पानी सूखने की शिकायत मिल रही थी। इसके साथ ही हम लोग उस चापाकल की सूची बना रहे हैं जो सार्वजनिक जगह पर है लेकिन जर्जर स्थिति में है, उन्हें भी ठीक कराया जाएगा। हर प्रखंड के लिए एक चापाकल मरम्मती दल पूरी ग्रीष्मकाल के दौरान प्रखंड के एक एक गांव में जाकर चापाकल को मरम्मत करेंगे, जिसकी साप्ताहिक रिपोर्ट रेगुलरली ली जाएगी कि उन्होंने कितने चापाकल का मरम्मत किया। देखिए, ये हर एक ग्रीष्मकाल से पहले ये पीएचडी के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड में जो है ये दल निकलता है। इस बार हम लोगों ने अर्ली निकालने का प्रयास किया है और हर एक प्रखंड में जो है एक गाड़ी घूमेगी और पूरे ग्रीष्मकाल के दौरान ये सुनिश्चित किया जाएगा जो भी चापाकल खराब हैं उनकी त्वरित मरम्मती की जाए। अगर मान लीजिए गर्मी बढ़ती है और बारिश देर से होती है तो कई बार होता है जलस्तर नीचे चले जाने के कारण राइजर पाइप वगैरह लगाना पड़ता है, तो वो भी ये दल जाएगा और जो भी सार्वजनिक स्थान पर चापाकल लगे हुए हैं, जो सरकारी चापाकल है, उसकी मरम्मती करेगा। इसमें 3 मिस्त्री है और 1 खलासी है एक दल में। ये 16 प्रखंड के लिए 16 गाड़ियां आज निकाली गई हैं और इसकी हम लोग रेगुलर वीकली रिपोर्ट भी लेंगे कि ये जो दल है कितने चापाकल की इसने मरम्मती की। और अभी हम लोग सभी प्रखंडों में प्रखंड के कर्मियों को लगा करके हम लोग जांच भी करा रहे हैं कि कितना चापाकल जो है वो खराब है, जो डिसफंक्शनल नहीं है, जिसको डिसफंक्शनल की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, जिसमें सामान्य गड़बड़ी है, उन चापाकलों की हम लोग सूची भी प्राप्त कर रहे हैं और उसको हम लोग इसी महीने के अंत तक हम लोग का प्रयास रहेगा, अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक ऐसे सारे चापाकल जो ठीक हो सकते हैं उनकी मरम्मती हम लोग कराना सुनिश्चित। पीजी की परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग को लेकर बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने परीक्षा नियंत्रण को ज्ञापन सौंपा। पीजी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग को लेकर शनिवार को बिहार छात्र संघ के द्वारा तैयब खान के नेतृत्व में परीक्षा नियंत्रण को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर तैयब खान ने बताया कि 15 मार्च को पीजी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा है और उसी दिन बीपीएससी की भी परीक्षा है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो दोनों परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन एक ही समय में दोनों परीक्षा होने से वैसे छात्रों की परीक्षा छूट जाएगी। इसलिए हम लोगों ने परीक्षा नियंत्रण से मिलकर पीजी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग की है। परीक्षा नियंत्रण से उन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि छात्र हित को देखते हुए परीक्षा को स्थगित कर नया तारीख निर्धारित किया जाएगा। छात्र संघ के द्वारा एग्जामिनेशन कंट्रोलर को ज्ञापन दिया गया है जिसमें कि आगामी 15 तारीख को बीपीएससी का भी एग्जाम है और उस दिन पीजी सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम है। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका दोनों एग्जाम है, पीजी का भी और बीपीएससी का, लेकिन वैसे छात्र सिर्फ मतलब कि पहले बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं क्योंकि वो जॉब वाली है और ये एग्जाम है जो मतलब कि होती रहती है। तो इस कारण से ज्ञापन दिया गया है कंट्रोलर को और उसमें यह बताया गया है कि जो एग्जाम है पीजी का उसको स्थगित करके आगे बढ़ा दिया जाए और वैसे छात्र पहले अपना बीपीएससी के एग्ज़ाम दे ले और बाद में अपना ये पीजी सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे। तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर का ये आया है बयान कि ठीक है, इसको मतलब गहनता से देखते हुए और हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और VC महोदय का जैसे आदेश मिलेगा इसको नोटिस कर दिया है। डुमरी पोखर पर भूमिहीन को बसाने की मांग को लेकर लोक चेतना दल के सदस्यों ने आमरण अनशन की शुरुआत की। डुमरी व गोबरसही पोखर पर भूमिहीनों को बसाने की मांग को लेकर लोक चेतना दल के बैनर तले धनवती देवी और सीता देवी ने समरनालय परिसर स्थित धरना स्थल पर शनिवार से आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। जानकारी देते हुए लोक चेतना दल के अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व डुमरी व गोबरसही पोखर पर बसे लोगों का घर उजाड़ दिया गया, लेकिन उन्हें बसाने के लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया। हम लोगों ने इसके लिए कई बार प्रयास भी किया, जिसके तहत धरना व प्रदर्शन भी किया, लेकिन गूंगी बहरी सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। इसलिए आज से आमरण अनशन की शुरुआत की गई है और जब तक हम लोगों की मांगों को मान नहीं लिया जाता तब तक ये आमरण अनशन समाप्त नहीं होगा। डुमरी पोखर और गोबरसही पोखर पर गरीबों का घर अंचलाधिकारी मुसहरी के द्वारा उजाड़ दिया गया और आज 1 वर्ष से अधिक हो गया है। ये गरीब लोग खुले आसमान के नीचे जीने को विवश हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में
उनको घर से बेघर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद 1 वर्ष से अधिक बीत गया, बरसात, गर्मी, सर्दी सब बीत गया। ये लोग, इनके बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं, ये लोग बीमार हो रहे हैं, 1-2 लोग तो मर भी गए हैं बीमार हो करके। लेकिन सरकार और प्रशासन की आंख नहीं खुल रही है। पिछले वर्ष इस मांग को लेकर के भी अनशन किया गया था, बार बार धरना, प्रदर्शन, अनशन आदि किया जा रहा है, लेकिन सरकार की आंख नहीं खुल रही। साथ ही 12 जगन्नाथ पंचायत में भ्रष्टाचार से संबंधित मतलब जो है सबूत देने के बावजूद भी उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। और ये DPRO हैं, जिनको आवेदन दिया जाता है तो वो कहते हैं कि सबूत के साथ आवेदन दीजिए। ऐसा तो कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी कोई बात नहीं होती है कि आपको सबूत पहले देना पड़ेगा और तब जा कर के आप कोई आवेदन दीजिएगा। आपको भ्रष्टाचार जहाँ पर दिखता है उसके संबंध में आवेदन दीजिएगा, उसका जांच होना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है और ये प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल सड़ी गली है और चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक आम नागरिक को जीना मुश्किल हो गया है। क्या कुछ मांग है? हम लोगों का मांग है कि इन सभी अव्यवस्थाओं को दूर किया जाए, इन गरीबों को बसाया जाए, और नहीं तो हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। अभी आमरण अनशन पर श्रीमती धनवंती देवी और सीता देवी आज से जारी है इनका आमरण अनशन, और तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। करजा थाना क्षेत्र के रक्सा गांव की सीता देवी ने अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। करजा थाना कांड संख्या 444/23 के अभियुक्तों की 9 मार्च तक गिरफ्तारी नहीं होने पर आमरण अनशन करने के संबंध में करजा थाना अंतर्गत रक्षा गांव निवासी सीता देवी ने शनिवार को जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मामले की जानकारी देते हुए नंद किशोर चौधरी की पत्नी सीता देवी ने बताया कि 3 दिसंबर की रात्रि में राजन कुमार ने मेरे पुत्र रंजीत कुमार के साथ बुरी तरह से मारपीट किया। उसके बाद से मेरा पुत्र रंजीत कुमार लापता है। अपहरण की आशंका होने पर करजा थाना कांड संख्या 444/23 दर्ज हुआ है। उसके बाद उक्त कांड की अभियुक्तों के द्वारा मुझे तथा घटना के गवाहों को डराया धमकाया भी जा रहा है। साथ ही अभी तक मेरे पुत्र रंजीत कुमार का कोई पता नहीं चला है और न ही कांड की अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है, जिसके कारण मुझे तथा संबंधित गवाहों की जान खतरे में है। इसलिए मैंने आज जिला अधिकारी और SDO पूर्वी को ज्ञापन सौंपा, इंसाफ की गुहार लगाई है। अगर 9 मार्च तक मेरी पुत्री की घर वापसी नहीं होती है तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगी। मेरा कहना है कि अभी तक मैं सीता देवी रक्षा फुलवारी टोला से हूँ, करजा थाना क्षेत्र के बसिया हूँ। मेरा कहना है कि FIR दर्ज हो चुका है, अभी तक ले कोई कार्रवाई नहीं की गई, नहीं बच्चे को बरामद की गई है। मेरा घर बच्चे अति से बहुत परेशान है सर। तबाह क्या हुआ था बच्चे को? पूरे फैक्ट्री में काम करने गया था सर 3 दिसंबर से। 3 दिसंबर रात से सर गायब है, वहाँ से पूछने गए तो लोग गाड़ी को लॉन्च करके हटा दिया। अभी तक ले बच्चा आपस घर नहीं लौटा है सर। बच्चा अभी तक नहीं मिला। क्या नाम था बच्चे का? रंजीत कुमार नाम था। उम्र 5 साल है सर। कब से गायब है? 3 दिसंबर से सर गायब है। अभी तक ले कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना में FIR दर्ज किए और सब तक दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं सर। अभी तक ले कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा यही कहना है कि उस पर कोई कार्रवाई किया जाए, नहीं तो किसी से बच्चे को बरामद करके दिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।